हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री का 14 महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जो कि कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गई अभिक्रिया हैं। और ये अभिक्रियाएं मैं हल सहित आपको बताऊंगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप इसे ज़रूर समझिएगा और इस टिप्पणी को मैं हल सहित आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है वुटर्ज अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है उसे हम देखेंगे। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका वुटर्ज अभिक्रिया जो है वो एक एल्किल हैलाइड है जिसके 2 अणु में शुष्क ईथर की उपस्थिति, यानी जो 2 उसके अणु होंगे उसमें शुष्क ईथर उपस्थित होंगे और सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं और उसमें एल्केन प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारा और इस फॉर्मूला पे हमें सोडियम या फिर किसी सूत्र को रखना है, जैसे R X, उसके साथ कोई हम अभिक्रिया जोड़ेंगे, प्लस 2Na प्लस RX, उसको ईथर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे शुष्क ईथर के साथ, जो कि मैंने ये डिफिनीशन में ही आपको बता दिया है। फिर R माइनस R प्लस 2NaX। अब जहाँ जहाँ R की क्रिया है और X की, वहाँ वहाँ हम कोई तत्व रखेंगे, जैसे कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे CH3 2 बार दिया है तो CH3 अब बचा हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन बचा और सोडियम बचा, तो हम 2NaCl से इसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो वुटर्ज अभिक्रिया में जो है कि यही बोलता है कि उसमें जो 2 अणु हैं वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और उसे ही हम वुटर्ज अभिक्रिया कहेंगे। तो देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया क्या है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये कई साल पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है कि वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, जैसे मैंने वुटर्ज अभिक्रिया बताया उस हिसाब से वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो आइए देखते हैं। एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्कीन एरीन प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें तो एक अणु है और जो वुटर्ज अभिक्रिया था उसमें 2 अणु थे, तो इसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के शुष्क ईथर, यानी कि ये दोनों हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर जो एल्किल एरीन प्राप्त होता है उसे ही हम वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं और उसके तौर पे समझते हैं। अब ये हमारा सूत्र हो गया और इसी के हिसाब से हमें वुटर्ज अभिक्रिया को, फिटिंग अभिक्रिया को दर्शाना होता है। तो सूत्र है ArX प्लस 2Na प्लस RX। ये जो R है वो ईथर है और X के जगह पे हमें किसी फॉर्मूले को रखना है, इज इक्वल टू AR फिर R प्लस 2NaX। तो हम इस पे रखेंगे C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl, जिसको हम ईथर से क्रिया कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा C6H5 और हम ले लेंगे CH3 और जो क्रिया बचेगी यानी कि 2Na और जो Cl है वो हम Cl रख लेंगे, यानी कि ये दोनों Cl 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला था और उस पर हम ये सब रखे हैं और जैसे ही ये इस साइड जो है ईथर के, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर सूत्र प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही हम वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में इस क्रिया को लिख देंगे। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है तो आइए जानते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में
बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें AlCl3 की उपस्थिति होनी चाहिए और बेंजीन से क्रिया करके ये मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो है उसमें हम क्रिया अभिक्रिया कर कर टॉलुइन को प्राप्त करेंगे और सबसे इजी है कि हम इससे इसकी AlCl3 से इसकी क्रिया कराएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन का सूत्र लेंगे C6H6 प्लस क्लोरोफॉर्म का यानी कि CH3Cl को हम AlCl3 से क्रिया कराएंगे तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है, जैसे कि C6H5CH3 प्लस HCl। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में यही था कि हमें AlCl3 की उपस्थिति कराकर टॉलुइन को प्राप्त करना है, जो कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म से हो सकती है। तो आप सबसे इजी अब यही क्या याद कर सकते हैं कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हमें करानी है AlCl3 से। आइए अपना अगला अभिक्रिया देखते हैं। हमारी चौथी अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कई बार पूछे गए सवाल हैं और ये कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है कि स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो जो एसिटिक अम्ल है उसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे। जो मेथिल एमीन बनती है, मतलब इन दोनों की क्रिया से जो मेथिल एमीन प्राप्त होगा, इसी अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसा कि इसमें एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लगेगा और हाइड्रोजोइक का, तो हाइड्रोजोइक से हमें इसकी अभिक्रिया करानी है तो हमें प्राप्त होगा मेथिल एमीन और मेथिल एमीन को ही हम कहेंगे स्मिट अभिक्रिया। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अभिक्रिया के साथ। CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है, जो कि N3H से हम इसकी क्रिया मतलब इन दोनों में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है CH3 फिर NH2 CH3 प्राप्त होगा और NH2 यहाँ से लेंगे। अब जो बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे कि इसमें से बच रहा है C और डबल O है यानी CO2। अब बचा यहाँ से N और यहाँ से अब तो यहाँ पे तो H यहाँ पे हो चुका है इसीलिए N और 2 बच रहा है। तो CH3 NH2 प्लस CO2 प्लस N2 ये सूत्र जो है वो मेथिल एमीन का है, यानी कि यहाँ से हमें मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो स्मिट अभिक्रिया में हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब आइए हम अपना अगला हेडिंग देखते हैं। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। अब इसकी परिभाषा है, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को द्रव्य ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो इसमें जो एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड है वो एमाइड को द्रव्य ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। अब जैसे कि इसमें जो कास्टिक पोटास है वो ब्रोमीन के साथ क्रिया करके जलीय विलयन की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं प्राथमिक एमीन। तो जैसा कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है वो एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड से द्रव के साथ क्रिया करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। CH3CONS2 प्लस Br2 प्लस 4KOH इज इक्वल टू हमें जो प्राप्त होता है, यानी कि ये एसिटेमाइड का है जिसे हमें प्राप्त होगा मेथिल एमीन, जो कि हम क्रिया कराते इससे हैं और हमें प्राप्त होगा CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, यानी जल को बाहर निकाल देता है। तो इसमें कास्टिक पोटास का इसमें सूत्र लगा हुआ है और ब्रोमीन का, और हम एसिटेमाइड से क्रिया कराते हैं तो यही हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया में। अगला हेडिंग है हमारा एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई साल पूछे गए प्रश्न है और इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आइए इस अभिक्रिया को हम देखते हैं। जब कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जो कार्बोनिल यौगिक है उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु
होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। तो जो कार्बोनिल यौगिक है वो तनु NaOH या K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। तो मतलब जो इसमें जो तनु अम्ल होते हैं NaOH या फिर हम K2CO3 को ले लें, उसकी इन दोनों की में से किसी एक की जब उपस्थिति होती है तो उसमें एल्डोल बनते हैं और उसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, CH3CHO प्लस CH3CHO। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है उस सूत्र को हम लिए हैं जो कि हम NaOH यानी इस क्रिया से तनु अम्ल के साथ हम कराते हैं तो प्राप्त होता है हमें CH3CHO ब्रैकेट में OH ब्रैकेट क्लोज CH3CHO। तो CH3CH और OH के बाद CH2CHO यानी कि एल्डोल प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। अब ये जो 7वां हमारा अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो रिएक्शन होता है वो भी एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस अभिक्रिया को। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह यानी CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन, यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें मेथिल कीटोन समूह के तत्व होते हैं, जैसे कि मेथिल कीटोन में आते हैं CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म, यानी हेलोफॉर्म का होता है CHX3, यानी CH के बाद हम कुछ यहाँ रख सकते हैं उसके बाद 3 बनाते हैं, उसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है वो मेथिल कीटोन समूह से हम किसी तत्व को लेते हैं, जैसे कि CH3CO को हम लेंगे जो कि एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में, मतलब हैलोजन से वो संबंधित रहेंगे और जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफॉर्म की अभिक्रिया को बनाते हैं, तो उसे ही हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा CH3COCH3 और प्लस 4NaOH प्लस 3Cl2। इसको हम शुष्क अभिक्रिया से क्रिया कराएंगे तो प्राप्त होता है हमें क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 प्लस 3NaCl प्लस CH3COONA प्लस 3H2O यानी सोडियम एसीटेट। तो ये जो क्रिया है वो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है और सोडियम एसीटेट, जो कि हमें हेलोफॉर्म की मेथिल कीटोन के समूह से लिए गए तत्व हैं। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया को हम इस रिएक्शन से भी समझ के लिख सकते हैं। हमारा अगला हेडिंग है बूचरर अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो आइए इस अभिक्रिया में समझेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है, यानी बूचरर अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखते हैं। जब फिनाल को अमोनिया या अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। तो कोई फिनॉल हम लेंगे और उसको हम अमोनिया या अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होगा और एनिलीन प्राप्त होते ही हमें बूचरर अभिक्रिया प्राप्त होगी, यानी कि उसे हम उस अभिक्रिया को बूचरर अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए हम बूचरर अभिक्रिया को एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो हम लेंगे कोई फिनॉल का सूत्र यानी C6H5OH और उसको हम अमोनिया या अमोनियम सल्फेट से क्रिया कराएंगे, यानी NH3 या फिर NH4 तो इससे अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है C6H5NH2 यानी कि एनिलीन, जिसे हम एनिलीन कहते हैं और इसके साथ हमें जल मिलता है जो कि जल को हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो फिनाल है वो अमोनिया या अमोनियम सल्फेट के साथ हमें गर्म करके क्रिया करानी है जिससे हमें एनिलीन, यानी कि हमें एनिलीन प्राप्त हो चुका है। तो इसी अभिक्रिया को हम बूचरर अभिक्रिया कहेंगे। अब चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया पे। हमारा जो अगला अभिक्रिया है वो राइमर टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछले कई साल एग्जाम में ये पूछे गए सवाल है। इसकी अभिक्रिया या फिर इसका रिएक्शन लिखने को ज़रूर आता है। तो आइए देखते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं
तो सैलिसिस एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि फिनॉल है और उसमें हम क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो NaOH के साथ लगभग 333 के ताप पर, यानी कि हम इतने ताप पर उसे गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। मतलब कि हम इस पर अभिक्रिया कराएंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा और इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। तो जैसे कि हम कोई फिनॉल ले रहे हैं और उसको हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं CHCl3+3NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे हम क्रिया कराएंगे तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिसका हमें एक फिनॉल बनाना है। उसमें हम OH और CHO को ऐड कर देंगे तो उसके बाद निकलता है 3NaCl+2H2O। तो इस अभिक्रिया से हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। तो उसी अभिक्रिया को हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं और ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इस एग्जाम्पल या फिर अभिक्रिया के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया पे। अगला अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या कहती है तो आइए देखते हैं कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं, जो एल्डिहाइड है उसकी क्रिया अगर हम क्षार से करा दें तो अल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया एल्डिहाइड या क्षार से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा अल्कोहल या सोडियम पोटेशियम के लवण पे हम बनाएंगे। जैसे कि एल्डिहाइड की क्रिया हम क्षार से कराते हैं तो अल्कोहल व सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है, मतलब कि बन के तैयार होगा और इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल की अभिक्रिया देखते हैं। तो 2HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस NaOH, जो कि हमें इसे सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ क्रिया करना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें प्राप्त होता है CH3OH प्लस HCOONA लवण। जैसे कि हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करा रहे हैं तो CH3 पहले प्राप्त होगा, उसके बाद हम OH को ले लेंगे और जो बचेगा यानी कि HCOONA यानी कि लवण ये प्राप्त होते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया में हमें यही एग्जाम्पल लिखने होते हैं। अगला हेडिंग है हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। जब एसिड क्लोराइड का PD या BaSO4 व उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम एसिड क्लोराइड का वो ले लें, मतलब एसिड क्लोराइड ले लें, उसके बाद हम उसकी क्रिया PD या BaSO4 से उबलती जाइलम की उपस्थिति में करा दें। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। CH3COCl यानी कि ये हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो प्लस में ले लेते हैं H2। इसकी क्रिया या जाइलिन यानी कि PD या BaSO4 से हम कराते हैं तो प्राप्त होता है हमें CH3CHO और बचता है हमारा यहाँ से AH और यहाँ से Cl यानी कि HCl हमें प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड। तो जैसा कि इस अभिक्रिया में यानी रोजेनमुंड अभिक्रिया में हमें एसिटिल क्लोराइड लेनी है और उसकी क्रिया जाइलिन से करवा के हमें CH3CHO प्लस HCl प्राप्त होता है। आई होप आपको ये सब अभिक्रियाएं समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं अपने अगले अभिक्रिया में। अगली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी इस क्रिया से सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं। जब एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि एल्का ऑक्साइड जो है वो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जो ईथर प्राप्त होता है, अगर हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो हमें एक ईथर प्राप्त होता है और इसे ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो जैसे ही हमें ईथर प्राप्त होंगे तो उसी अभिक्रिया को हम कह देंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखते हैं। तो C2H5ONA
ये हो गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड प्लस C2H5I को हम क्रिया कराएंगे, शुष्क अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त होता है C2H5O C2H5 प्लस NaAI। ये हमारा ईथर प्राप्त हो गया और बचा वहाँ से सोडियम यानी Na और I। तो विलियमसन संश्लेषण से हमें इसी अभिक्रिया को दिखानी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया में। हमारा अगला हेडिंग है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल कई बार पूछे गए सवाल हैं। तो आइए देखते हैं कि हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होती है। तो इस अभिक्रिया यानी कि यह अभिक्रिया जिसमें वशीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। समझ लीजिए जैसे कि जो अभिक्रिया है उसमें हम वशीय अम्लों के सिल्वर लवण यानी कि सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में यानी कि इसकी उपस्थिति में हम Br से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो जैसे ही हम Br से क्रिया कराएंगे तो तुरंत हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा और उसी अभिक्रिया को हम हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो CH3COOAg यानी ये सिल्वर हो गया प्लस Br2 इज इक्वल टू CCl4 से हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो इस अभिक्रिया से हम इसमें क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3Br प्लस AgBr और बचा यहाँ पे COO यानी CO2। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया में इस अभिक्रिया को जो है वो भी हम लिख सकते हैं और यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो चलते हैं अपने अगले हेडिंग पे। अगला हेडिंग है हमारा सैंडमायर अभिक्रिया। तो सैंडमायर या फिर सैंडमेयर ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें डाईएजोनियम लवण के विलयन को HCl से बने CuCl विलयन के साथ क्रिया कराने पर डाईएजो समूह यानी N2Cl प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई अभिक्रिया है उसमें हम डाईएजोनियम लवण के विलयन में HCl से बने यानी कि डाईएजोनियम जो लवण है उसमें विलयन हम HCl से लेते हैं तो उससे बने CuCl को या विलयन के क्रिया कराने पर यानी कि हम HCl या फिर CuCl से अभिक्रिया कराते हैं तो डाईएजो समूह प्राप्त होता है जो कि N2Cl होता है और जैसे ही प्रतिस्थापित होते हैं उसे ही हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए C2H5N2Cl इज इक्वल टू हम CuCl या फिर HCl से क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H5Cl प्लस N2। तो यही अभिक्रिया हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको 14 अभिक्रियाएं नियम के अनुसार बता दी और जो कि सॉल्यूशन के साथ है। ये जो एग्जाम्पल के होते हैं इसकी अभिक्रिया ये ऑप्शनली क्वेश्चन या फिर आपको क्या होता है जब उसके अभिक्रिया में भी ये सब पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।